गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का एसएस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी क्लास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वह है वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स अल्फाबेट। वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा जो बिंदु है वह है वर्ण। हम इसके बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में आप सभी लोगों को मैंने भाषा व व्याकरण इस टॉपिक को पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत भाषा के बारे में और व्याकरण के बारे में जो भी सामान्य जानकारियां हैं मैंने आपको दी। उसके अंतर्गत जो भाषा की परिभाषा बताई गई वह यह थी कि भावों अथवा मनोभावों की अभिव्यक्ति, भावों, विचारों अथवा मनोभावों की अभिव्यक्ति जब हम ध्वनि संकेतों के माध्यम से देते हैं तो वह हमारी भाषा कहलाती है। अब आइए, ध्वनि संकेत क्या मतलब यह है कि जब भी हम कोई बात कहते हैं, जब कोई बात कहते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि बाहर आती है। मतलब भाषा की जो मौखिक इकाई है वह हमारी है ध्वनि। भाषा की जो मौखिक इकाई है वह क्या है? ध्वनि। ध्वनि यानी मौखिक रूप में जैसे हम भाषा को जिससे व्यक्त करते हैं वह हमारी ध्वनि है। ध्वनि माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने मौखिक भाषा को व्यक्त करते हैं। सपोज करिए, जैसे मैंने आपके सामने अ ध्वनि, अ साउंड्स को निकाला। अब इस अ ध्वनि को अगर कहा जाए कि इसको लिखित रूप में व्यक्त किया जाए तो अ जो साउंड्स है जो मेरे मुख के द्वारा बोला जा रहा है, इस अ साउंड्स के लिए मैं इसको लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए एक सिंबल बनाया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अ के नाम से जानते हैं। हमारे मुख से निकलने वाली अ ध्वनि के लिए हमने जो ये सिंबल बनाया है, मतलब हमारी ध्वनि अ का लिखित रूप, जो हमारी ध्वनि है अ, उसका लिखित रूप इस तरह से हमने व्यक्त किया, इस तरह के संकेत से व्यक्त किया तो यही लिखित रूप हमारा वर्ण कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि जब भाषा मौखिक रूप में बोली जाती है तो वह ध्वन्यात्मक इकाई होती है। मौखिक रूप से व्यक्त की जाने वाली भाषा ध्वनि होती है, ध्वन्यात्मक ध्वनि माध्यम से बाहर आती है। लेकिन उसी को जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, अतः अपने मनो विचार भाव अक्षर जो भी है उसको जब हम लोग लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो वह लिखित रूप क्या कहलाता है? हमारा वर्ण कहलाता है। इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं कि जो ध्वनि है वही वर्ण है, अथवा हम कह सकते हैं जो वर्ण है वही ध्वनि है। अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मौखिक और लिखित रूप? मतलब यह है कि जब मुख से बोला गया तो केवल ध्वनि बाहर आई, वह दिखाई नहीं दे रही, केवल साउंड से भी सुनाई दे रहा है। लेकिन लिखित रूप में जो हम संकेत लिख रहे हैं उस ध्वनि के लिए वही हमारा क्या है? वर्ण है। और इस वर्ण को हम जो माध्यम बताते हैं भाषा का, वह कौन सा माध्यम है? तो लिखित माध्यम। कहने का तात्पर्य यह है कि मौखिक रूप में बोले जाने वाली ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो लिपि रूप में लिखी जाने वाली जो भी संकेत है उस ध्वनि के लिए उसी लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अतः ध्वनि ही वर्ण है और वर्ण ही ध्वनि है। किंतु अंतर क्या है कि ध्वनि जो है वह मौखिक माध्यम है और जो वर्ण है वह कौन सा माध्यम है? लिखित माध्यम है। तो आप क्या समझे? वर्ण की परिभाषा कहती है, वर्ण के लिए परिभाषा है, पहली बात तो ये जाने कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है,
भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। मतलब कौन से रूप में? मौखिक रूप में। मौखिक रूप में जो भाषा की छोटी इकाई है वह क्या है? ध्वनि है। और वर्ण के लिए परिभाषा यह कहता है कि वर्ण वह मूल ध्वनि, वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता, खंड नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि वर्ण ही वह मूल ध्वनि है जिस ध्वनि का हम खंडन नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। अध्वनि, गौर कीजिएगा, बहुत बार ऐसा होता है क्लास में पढ़ाते वक्त बच्चों का अलग अलग क्वेश्चन अराइज होता है, तरह तरह से क्वेश्चन अराइज करते हैं पढ़ते वक्त। कभी कभी बच्चा पूछ भी देता है कि मैम क्यों नहीं है, क्यों वर्ण को हम नहीं तोड़े? जब हम बोले क तो क को तो हम लोग लिखते हैं इस तरह से, क को क्या लिखते हैं? क प्लस अ, तो ये तो टूट चुका, ये तो टूट गया। इस वर्ण को तो हमने इस रूप में दो भाग में लिख दिया। तो फिर आपने बोला कि उसका खंड नहीं किया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल। परिभाषा पर ध्यान दीजिए। परिभाषा क्या कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि का नाम है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। मूल ध्वनि है वर्ण, ध्वनि है। तो क्या ध्वनि का हम ध्वनि को खंडित कर सकते हैं? क ध्वनि है, क में से आप अ को अलग कर लें और फिर बोले क। क में से आप अ को अलग कर लीजिए और फिर क बोलिए। क्या बोल पा रहे हैं? जी नहीं। इसीलिए वर्ण को कहा गया कि यह अखंडित ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। तो उस मूल ध्वनि का नाम वर्ण है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसी रूप में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहां कहां से अराइज होता है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई रूपों में पूछे जाते हैं। ध्यान दें आप, क्वेश्चन हमारा अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से होता है, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल आदि जो भी एग्जाम हम लोग देते हैं उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। क्वेश्चन अगर क्लियर ना हो तो फिर आंसर भी आप क्लियर नहीं दे पाएंगे। जैसे ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल आप क्लियर है? क्या है? मौखिक इकाई के रूप में ध्वनि। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ये भी प्रश्न आप बिल्कुल क्लियर वे में जान रहे हैं। इसका आंसर क्या है? तो लिखित इकाई के रूप में हम क्या जानते हैं? वर्ण को जान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पहले ही समझ गए हैं इसको बहुत अच्छी तरह से कि ध्वनि हमारी भाषा की जो है वो मौखिक इकाई है और जो वर्ण है हमारे वह लिखित इकाई। ध्वनि ही वर्ण है और वर्ण ही ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है उसका प्रश्न, बस उस प्रश्न को आप देखें और आंसर दें।
क्वेश्चन है आपके सामने, व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा दोनों, और चौथे ऑप्शन के रूप में कोई नहीं। अब आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्वेश्चन फिर से देखें, फिर से सुन लीजिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिल्कुल ऑप्शन है आपके सामने, ध्वनि, वर्ण, दोनों, कोई नहीं। तो कोई नहीं, तो ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है कि यह ऑप्शन है ही नहीं। चलिए हटाइए अब आगे। अब आते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन में अब तीनों तो ऑप्शन हम दे नहीं सकते हैं, कोई एक ही सही है इसमें। कौन सा सही आप लगाएंगे? चलिए देखें कौन सा सही है। एक ऑप्शन गलत और हम काट देते हैं, दोनों भी ऑप्शन जो है वो हम गलत मानेंगे, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब बचा आपके सामने दो ऑप्शन, पहला ध्वनि और दूसरा वर्ण। अब इसी में आपको चूज करना है, इसी में आपको क्लियर करना है कि जो आंसर है इन्हीं दोनों में कोई है। कौन है बताइए? चलिए देखिए, क्लियर आप करें। मैं आपको कुछ बताती हूं, इसके पहले आप जान लीजिए। जो प्रीवियस क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में आपको एक पॉइंट बताया गया था, बिंदु था, व्याकरण के अंक। व्याकरण के अंक, व्याकरण के अंग में बताया गया कि व्याकरण के तीन अंग हैं, तीन पार्ट हैं। कौन कौन? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक शर्त रख दिया गया है प्रश्न में, व्याकरण की दृष्टि से। ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल स्वतंत्र नहीं रखा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। आपके सामने है कि व्याकरण की दृष्टि से जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो व्याकरण के अंग के अंतर्गत जो सबसे छोटा है, पहला पार्ट है व्याकरण का, वो क्या है? वर्ण है। शुरुआत कहां से है? वर्ण से है। तो इस तरह से क्यों है? क्योंकि व्याकरण का अध्ययन मौखिक नहीं, हम लिखित रूप में करते हैं। तो भाषा का कौन सा माध्यम हुआ, कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। और लिखित रूप में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? वर्ण है। इस तरह से हमारा जो वर्ण ऑप्शन है इसके अंतर्गत वो क्या है? सही ऑप्शन है ध्वनि नहीं। क्लियर है? अब व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, ध्वनि हम नहीं मानेंगे। मौखिक इकाई जरूर है लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से पूछे जाएंगे। आप अगर क्लियर नहीं है टॉपिक के अंतर्गत, आप नहीं बिल्कुल उसको सही ढंग से टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो फिर सही आंसर चूज करने में बहुत दिक्कत होगी आपके सामने। अब आगे हम चले। अब वर्ण की परिभाषा हम जान लिए, वर्ण है क्या।
अब आगे जो हम पॉइंट, जो बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा वर्ण के प्रकार। क्या है? वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार हैं? अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा अगला बिंदु हुआ है वर्ण के प्रकार। तो ये जानिए कि वर्ण जो है हमारे वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन, ये वर्ण के प्रकार हैं 2। पहले प्रकार में स्वर्ण वर्ण और दूसरे प्रकार के रूप में हमारा व्यंजन वर्ण है। अब हम जानें कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर है क्या? तो स्वर के बारे में परिभाषा है कि स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। स्वर बिना किसी की सहायता, उसमें हम लोग किसी दूसरे वर्ण की हम लोग सहायता उसमें नहीं लेते हैं। बिना किसी के सहयोग के स्वर वर्णों का हम लोग उच्चारण करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। ये वर्ण स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। निर्बाध रूप से ये मुख से बाहर आते हैं, निर्बाध रूप से, बिना किसी बाधा के। मुख के अंदर के पार्ट, मुख जो कि हमारा बोलने में, मुख का रोल तो है ही, साथ साथ बोलने में जो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है वह हमारी जिह्वा। हमारे मुख के अंदर से निकलने वाली प्राण वायु, अंदर से आने वाली प्राण वायु की सहायता से हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, लेकिन जिह्वा का रोल भी कम नहीं होता है। उसके अलावा वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर के जो पार्ट हैं, 5 भाग हैं हमारे मुख के अंदर के, जो किसी वर्ण के बोलने में हमारी सहायता, हमको सहायता प्रदान करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ये रहते हैं। इनके उच्चारण में हमको किसी की सहायता नहीं लेनी होती है। वहीं व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जो बिना स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते हैं। मतलब व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब ये वर्ण हमारे स्वतंत्र नहीं है। परिभाषा इसकी कहती है व्यंजन वर्ण की कि वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाएं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और स्वर की परिभाषा कहती है कि वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाएं वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण में आपको पता है अ, आ, ई, उ आदि जो भी है, उसी तरह से व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ जो भी है, ध्यान दें कैसे है। जब हम बोलते हैं तो को चाहे आप कितनी भी देर बोलें, जैसे वाला हम ध्वनि उच्चारण अगर कर रहे हैं, ध्वनि हमारे मुख से उच्चारित हो रही है तो अंत तक हमें ही सुनाई दे रहा है, कोई दूसरी ध्वनि हमारे कानों को सुनाई नहीं दे रही है। किंतु जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो क बोलने में क के अंतिम स्वर के रूप में जो अंतिम ध्वनि हमें सुनाई देती है वो क के साथ अ ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। यानी क को अगर हम देर तक बोलें तो क में हमको अ ध्वनि सुनाई दे रही है, मतलब कि
क में अ मिला हुआ है, इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। शायद यही वजह है, छोटे बच्चों को आप देखे हैं, नवजात शिशु कुछ दिनों का जब हो जाता है तो जब वो मुख से आवाज निकालता है तो वो कौन सा साउंड क्रिएट करता है मुख से, अपने कौन सी आवाज, कौन सी ध्वनि निकालता है? लोग कहते हैं बच्चा पहले माँ बोलता है, सही है? कह सकते हैं ये? जी नहीं। माँ बोलने के लिए उसके मुख के अंदर के पूरे पार्ट बिल्कुल मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल तैयार होने चाहिए। बच्चा पहले माँ कदापि नहीं बोल सकता है। वह जब भी बोलता है मुख से तो कुछ दिनों के उपरांत आप सुनते होंगे ध्यान से, अ ई उ आदि जो ध्वनि है वही वो गूंगा करता है, उसी में अपना मतलब ये है कि वह स्वर ध्वनि को ही उच्चरित करता है, व्यंजन ध्वनि नहीं। अब आगे हम आए, अब देखते हैं स्वर के बारे में। अब हम अध्ययन करें स्वर किसे कहते हैं। तो ये तो जानकारी हमें परिभाषा में कि स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल, हम लोग उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, मतलब वो बिना सहायता के बोले जाते हैं और व्यंजन वर्ण बिना सहयोग के स्वरों के नहीं बोले जा सकते। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ध्यान दें। अब पहले हम स्वर के बारे में जाने कि स्वर है क्या। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की संख्या क्या है? स्वर है कौन कौन, ये ध्यान दें हम पहले। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कितने हुए स्वर हमारे? अगर हम गिनती करें तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी है यहाँ? 11। इससे पहले एकेडमिक क्लासों में जब हम लोग पढ़ते थे स्वर को, तो हम लोग स्वर के अंतर्गत अंग और अह, अंग और अह को भी पढ़े हैं, किंतु यहाँ हम इसको स्वर के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। कंपटीशन की दृष्टि से हम कॉम्पिटिटिव हिंदी पढ़ रहे हैं, एकेडमिक नहीं। एकेडमिक में जो भी हम कुछ पढ़े हैं वहां से रिलेट करता हुआ चीज आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ डिफरेंस है हमारे कॉम्पिटिटिव हिंदी के अंतर्गत। हमारी हिंदी अलग ढंग से और आगे विस्तृत रूप में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ ध्यान दें कि यहाँ जो हमारा अंग और अह है, इसको एक दूसरा नाम दिया गया स्वर के अलावा। स्वर हम लोग इसको नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। क्या बोला गया है? अयोगवाह। मतलब यह है कि अ आ अंग अह तक जो हम पढ़े उसमें अ से लेकर के अ तक मात्र जो नंबर है स्वरों का वो कितना है? 11 है। इसमें अंग और अह को स्वर नहीं मान करके हम इसको एक दूसरा नाम दिए हैं अयोगवाह। अयोगवाह का जब विच्छेद किया जा रहा है तो आता है अ प्लस योग प्लस वाह। गौर से इसको देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रश्न यहां से भी उठता है कि अयोगवाह है। पहली बात तो ये जाने कि अयोगवाह है क्या। तो जहां भी अ उपसर्ग किसी शब्द से पहले जुड़ा होता है तो यह नहीं के सेंस में होता है। किसके सेंस में होता है? नहीं के सेंस में होता है। मतलब यहाँ जो विच्छेद करने पर आ रहा है कि योग नहीं होने पर भी वाह का मतलब है वहन। योग न होने पर भी जिनका वहन किया जा रहा वही क्या है? अयोगवाह है। किस तरह से नहीं वहन किया जाए, किस तरह से वहन कर रहे हैं? योग है कहाँ नहीं, जरा ये भी जान लें। ध्यान दीजिए, अंग और अह,
अंग और अह के परिप्रेक्ष्य में किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है कि ये अपनी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं। कैसे नहीं रखते हैं? कि जब भी हम अंग अह का उच्चारण करते हैं तो ये स्वर की भांति स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इनमें जो ध्वनि आती है वो व्यंजन ध्वनि आती है। जैसे हम बोले अंग, गौ ध्वनि सुनाई दे, अंग अंग, और अह में ह की ध्वनि आ रही है। मतलब यह है कि यह स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं, निर्बाध रूप से ये बाहर इनका जो साउंड हम लोग बोल रहे हैं, जो साउंड क्रिएट हो रहा है अंग अह में, वह निर्बाध रूप से बाहर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट हो रही है, मुख्य अवयव उसको रोक रहे हैं, पार्ट रोक रहे हैं। तो मतलब यह है कि स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये स्वर नहीं है, इनको स्वर नहीं माना गया। दूसरी बात जो है अंग अह के परिप्रेक्ष्य में जाने कि अंग अह व्यंजन की तरह से इनको हम उच्चरित जरूर कर रहे हैं, किंतु व्यंजन के जैसे नहीं है। ये क्यों? क्योंकि व्यंजन के लिए शर्त ये होता है कि व्यंजन स्वरों से पूर्व आते हैं, मतलब व्यंजन के बाद स्वर होता ही होता है। लेकिन यहाँ ठीक विपरीत है इनके साथ, कि इनके साथ जो व्यंजन ध्वनि है वो स्वर के बाद आती है, मतलब ये स्वर के बाद लगते हैं अंग और अह। तो अंग और अह जो है वो स्वर के बाद लगते हैं, मतलब ये पूर्ण रूपेण यहाँ व्यंजन भी नहीं हुए, ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर है और न ही ये क्या है, व्यंजन है। तो इनको ना स्वर माना गया ना व्यंजन माना गया। लेकिन दोनों न होने पर भी, न तो स्वर न व्यंजन, लेकिन इनको हम अपनी वर्णमाला में लेके चलते हैं, तो इसीलिए इनको कहा गया है कि योग न होने पर भी जिनका वहन किया जाए वह क्या है, अयोगवाह है। क्लियर है? योग ना होने पर भी जो वहन किए जा रहे हैं, जो हमारे वर्णमाला के अंतर्गत जिनको हम लेके चल रहे हैं, न तो ये पूर्ण स्वर है और न ये पूर्ण रूप से व्यंजन, तो दोनों नहीं है, फिर भी वर्णमाला के अंतर्गत ये बने हुए हैं, तो इसीलिए ये क्या है, ये अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। अब आइए चले पीछे, फिर हम अब स्वर के बारे में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा स्वर है संख्या में वो कितना हो गया, 11। अब हम क्वेश्चन उठता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी, 11 या 13? ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप मारेंगे? 11। बिल्कुल 13 को नहीं मारना है, बिल्कुल कोई गलती नहीं करना है। क्लियर है? स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कितनी है? 11। अब एक प्रश्न संख्या से लेकर के कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर वर्ण कितने हैं और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो हमारे वर्णों की कुल संख्या है वह है 52। कितनी है? 52। और स्वर कितने हैं? 11। और जो हमारे व्यंजन हैं वह कितने हैं? 33। हम आज तक जानते हैं कि हमारा वर्णमाला केवल स्वर और व्यंजन से ही बना है, निसंदेह। तो जब हम यहाँ काउंट करते हैं स्वर और व्यंजन की संख्या को, मतलब 11 और 33 को जब हम जोड़ें तो 4 इट मीन्स 44 आया ओनली। तो फिर ये 52 वर्ण कहाँ से आए? लेकिन सही जवाब 52 है। अगर आप 44 मारेंगे ऑप्शन में, अगर 44 है और आप इसको आंसर मार के आएंगे, इसको आंसर रूप में इसको ऑप्शन आप रखेंगे, तो फिर आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा और आप अपना नंबर खुद ही, मतलब आपको यही ऑप्शन मारना है कि हिंदी वर्णमाला में आपके कुल वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है? 52 है।
स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या जो हमारी है वो कितनी है? 33। 52 कहाँ से होंगे हमारे वर्ण, इसको हम आगे देखें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहले स्वर को क्लियर करें कि स्वर, इन स्वरों को कई भाग में बांटा गया, वर्गीकरण किया गया, स्वर का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो किस आधार पर हुआ और कितना हुआ है? आप परीक्षाओं में स्वर के कई नाम, कई स्वर सुने होंगे, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, संधि स्वर, समवृत स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर, तमाम तरह के नाम आपके सामने आते हैं। बहुत सारे नाम हैं स्वर के और पूछा जाता है कि इसमें निम्नलिखित स्वर हैं। तो सारे स्वर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वह जो भी हम इस चीज को, स्वर का जो भी स्वर का नाम आपके सामने हम रखे हैं, वह स्वर के वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वह है स्वर का वर्गीकरण। लेकिन जो इसके टाइप्स हैं वो अलग अलग आधार पर किए गए हैं, उसके आधार अलग अलग बनाए गए हैं। पहला जो आधार बनाया गया है स्वर के वर्गीकरण का, पहला आधार है उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय अथवा मात्रानुसार। इसके क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट बेस हम लोग रखे हैं, पहला आधार जो रखा गया है वो है हमारा कि उच्चारण में कितना समय लगता है अथवा इनकी कितनी मात्रा होती है, उसके अकॉर्डिंग जो इसका फर्स्ट जो पहला पार्ट है, वो जो पहला भाग है वो क्या है, पहला प्रकार है वो है ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। ध्यान दीजिए, इसका एक और नाम है मूल स्वर। ये कितने हैं स्वर के अंतर्गत? इनकी संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन? अ, ई, उ और री। ये 4 अ, ई, उ, री, अ, ई, उ और री, ये 4 जो है ये ह्रस्व स्वर बोले जाते हैं। इनको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी परिभाषा क्या कहती है? ह्रस्व स्वर की परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अल्प समय, बहुत कम समय अथवा समय अनुसार हुआ, अथवा एक मात्रा का समय लगता है, तो उन स्वरों को हम ह्रस्व स्वर अथवा एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। गौर करिए, यानी इस स्वर के एक नहीं 3 नाम हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, मूल स्वर अथवा एक मात्रिक स्वर। तो 2 बात तो क्लियर है। ह्रस्व स्वर मतलब छोटा है क्योंकि बहुत कम समय लगा, और मात्रा के अनुसार एक मात्रा लगने के कारण इनका नाम पड़ गया एक मात्रिक स्वर। लेकिन इसमें एक और जिक्र किया गया, एक और टाइप है मूल स्वर। इसका दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर। मूल स्वर कैसे है ये, इसको देखें। मूल स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनसे बाकी सभी स्वर का निर्माण हुआ। आपके इन 4 स्वरों से, 4 कौन? अ, ई, उ, री, ये 4 स्वर बाकी सभी स्वरों का निर्माण किए हैं। कैसे किए हैं जरा इनको देखें। तो हमारा अ और अ, यानी दोनों अ जब मिला तो क्या बन गया हमारा? आ। अब ई में ई को मिलाए तो क्या बना? बड़ी ई। उ में जब उ को मिलाए तो क्या बना? बड़ा उ। अ में जब ई को मिलाए तो क्या बना? ए।
अ में जब ए को मिलाए तो क्या बनना ए, अ में जब हम ऊ को मिलाए तो क्या बनना ओ, और जब अ में ओ को मिलाए तो क्या बनना औ। इस तरह से हम देखते हैं कि अ ई ऊरी, अ ई ऊरी, ये चार में तीन ही कह ले तो इन तीन स्वरों से ही बाकी सभी स्वर हमारे निर्मित हैं, बने हुए हैं। तो इन स्वरों से अ ई उ का आपस में मेल, एक दूसरे से मेल, बाकी सभी स्वरों का निर्माण किया। इस कारण ही इन स्वरों को हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल स्वर कहते हैं। क्लियर है? तो ये एक स्वर, हृस्व स्वर के तीन नाम हैं हमारे, कौन कौन? तो हमारा मूल स्वर, और कौन स्वर? हृस्व स्वर, और एक नाम एक मात्रिक स्वर। आप केवल एक नाम जान ले तो यही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि किस नाम से हमारा क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत आप पीछे का जो भी आपके क्वेश्चन बैंक है, जो भी है इस तरह के, आप उनको उठा के देखिए। आज का क्वेश्चन देखिए, तमाम तरह के परिवर्तन क्वेश्चनों में पूछने जाने का ढंग जो अलग अलग है वो दिखाई दे रहा है। तो एक नाम जान लेना ही सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट इसका टाइप है, वह हम देखें, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार या मात्रा के अनुसार जो दूसरा प्रकार है वह हमारा है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर, हृस्व स्वर और दूसरा टाइप दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का एक दूसरा नाम है संधि स्वर। क्या नाम है? संधि स्वर। और चलिए एक और नाम इसका जान लीजिए, एक और नाम वह है द्विमात्रिक स्वर। पहले तो हम इन स्वरों के, इसके स्वर कौन कौन है जाने। बाकी बचे हुए चार तो हमारे मूल स्वर हो गए, बाकी बचे हुए जो हमारे सात हैं कौन कौन? तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो नंबर में कितने हैं? सात। ये सात जो है हमारे, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे दीर्घ स्वर। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा ये कहती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हृस्व स्वर से अधिक अथवा दो मात्रा का समय लगता है उसे हम द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर अथवा संधि स्वर कहते हैं। तो संधि स्वर कैसे? संधि स्वर वैसे कि हम संधि के अंतर्गत जो हमारा संधि के बाद बनने वाले जो स्वर हैं ये यही सात हैं। कभी भी हम हृस्व स्वर को संधि उपरांत नहीं देखते हैं। तो इस तरह से हमारे दीर्घ स्वर के तीन नाम दीर्घ स्वर, संधि स्वर अथवा द्विमात्रिक स्वर है, और इनकी संख्या कितनी है? सात है। अब इसके बाद अब हम लोग, चूंकि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर मात्रा के अनुसार जो हम लोग पढ़ते हैं वह दो ही स्वर, हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर को पढ़ा हमने। एक और स्वर हमारा है जो कि यूज होता है ज्यादातर कहाँ? संस्कृत के अंतर्गत। तो वह हमारा पहला टाइप हमने क्या पढ़ा? हृस्व स्वर, हृस्व स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर। हृस्व स्वर में हमने क्या पढ़ा? अ, ई, उ और री, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ
और अ। ये पढ़े। एक और स्वर है हमारा जिसको हम संस्कृत के अंतर्गत जब हम भेद करते हैं तो 3 स्वर पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदी में भी वहां से क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसीलिए इसके अंतर्गत हम वो भी पढ़ रहे हैं। प्लूत स्वर। कौन सा स्वर? प्लूत स्वर। ये प्लूत स्वर क्या है? तो प्लूत स्वर की परिभाषा जो कहती है वह कहती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक, अधिक में कितना, कोई लिमिटेशन नहीं है कितना, लेकिन उसका पहला शर्त यह है कि 2 मात्रा से अधिक का समय लगना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं। प्लूत स्वर का बहुत ही बढ़िया उदाहरण हमारा है ओम। ओम के उच्चारण में ऐसा नहीं कि ओम बोल दिए तो हो गया। ओम मतलब कि ओ ध्वनि को मिनिमम जो हमको टाइम देना है वो 3 मात्रा का देना है, मतलब उसको 3 बार, जितना एक हम लोग स्वर को अ को जितना हम लोग समय देते हैं तो ओ को 2 मात्रा को, लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा हमको समय लगाना है, मतलब मिनिमम 3 मात्रा का। और बाकी तो फिर आप कई बार ओम ध्वनि का उच्चारण किए होंगे, कोई सीमा नहीं है। जब भी किसी के नाम को हम जैसे बुलाते हैं चिल्ला करके, सपोज करिए राम के नाम को चिल्ला करके अगर राम हमको बुलाना है तो हम आ ध्वनि को बहुत देर तक बोलते हैं, जैसे राम। तो इस तरह से किसी को बुलाने में संगीत के उतार चढ़ाव आदि आलापों में जब भी हम गाना गाते हैं तो या ओम ध्वनि के उच्चारण में इस स्वर का हम प्रयोग करते हैं। यानी सामान्य दिनचर्या में केवल अगर कहा जाए तो किसी को बुलाए तो उसी में हम लोग प्लूत स्वर का उपयोग करते हैं, बाकी कहीं हम लोग लिखित रूप में इस स्वर का और उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट एक चीज और है जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। स्वर के प्रकारों में कई बार कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वह क्या है? संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन का तो आपने नाम जरूर सुना होगा, वैसे व्यंजन जब हम पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे, लेकिन संयुक्त स्वर क्या है इसे जानिए। संयुक्त स्वर 2 स्वरों का मेल। ठीक, क्या? 2 स्वरों का मेल, यानी अगर परिभाषा करता है कि 2 स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है वो संयुक्त स्वर कहलाता है। तो अगर ऐसा है तो फिर अ और अ के मेल से बनने वाला आ क्या संयुक्त स्वर है? जी नहीं। संयुक्त स्वर का परिभाषा है कि 2 असमान स्वरों के मेल से बने स्वर। कैसे स्वर? 2 असमान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कौन कौन है? ये है ए, ऐ, ओ और औ। मतलब इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। 2 असमान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। असमान स्वर कैसे? तो अ प्लस ई के मेल से बनने वाला स्वर है ए, अ प्लस ए के मेल से बनने वाला स्वर है ऐ,
अ प्लस उ के मेल से बनने वाला स्वर है ओ, और अ प्लस औ के मेल से बनने वाला स्वर है अ, और ओ के मेल से बनने वाला स्वर है औ। इस प्रकार ये चार कौन कौन, ए, ऐ, ओ, औ, ये चार जो है आपके कैसे स्वर है, संयुक्त स्वर। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी ऑप्शन आपका बन सकता है, आपको दे देगा कि निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है, चार में से कोई एक ऑप्शन सही के रूप में दे देगा, बाकी कुछ भी दे देगा। आपके सामने इतने सारे स्वर है, इन चार के अलावा आपके पास 7 और बचे हैं, 7 में से कोई भी ऑप्शन के रूप में डाल देगा और एक सही ऑप्शन के रूप में इन चारों में से आपके सामने कोई भी रख देगा। तो ये हमारे स्वर ए, ऐ, ओ, औ को हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार स्वर का जो पहला आधार था वर्गीकरण का, वो समाप्त हुआ। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्वर का जो अन्य वर्गीकरण है, अन्य आधारों पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसको पढ़ेंगे आप सभी लोगों को। और मेरा ये दावा है कि आप लोगों को एकदम बिल्कुल परफेक्ट जानकारी, ऐसा नहीं है, आपको जो भी मिलेगा वो सही मिलेगा, गलत नहीं। बिल्कुल पढ़ने के बाद ये बिल्कुल तय करें कि आपको क्या दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल संतुष्टि मिलेगी। आप अगर ये वीडियो देखें, आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।